अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में डेंगू के वार बड़ी तेज़ी से जारी हैं। तमाम सूबों में ये मर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। डेंगू बुखार आम बुखार से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि डेंगू फीवर से अक्सर लोगों की जान तक चली जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डेंगू बुखार के बारे में बुनियादी मालूमात आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डेंगू बुखार की अलामात, तशख़ीस करने का तरीका, इलाज और इससे बचाव के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू होता क्या है। डेंगू बुनियादी तौर पर एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि डेंगू का वायरस होता है और ये वायरस हमारे जिस्म में जाता है एक मच्छर के काटने से, जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई। यानी कि ये मच्छर जब काटता है तो इसके लुआब में मौजूद वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमें डेंगू बुखार हो जाता है। आमतौर पर यह मच्छर सुबह और शाम के वक़्त ज़्यादा काटता है। डेंगू फीवर की अलामात क्या हैं? डेंगू फीवर की अलामात की अगर बात करें तो इसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, 103, 104 या 104 से भी ज़्यादा फीवर हो जाता है। जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इस बुखार को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे लगता है जैसे ये बुखार हड्डियाँ तोड़ रहा है। सर में शदीद दर्द होता है, ख़ास तौर पर आँखों की जो पीछे वाली जगह है वहाँ बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा मतली और उल्टी आने की कैफ़ियत होती रहती है। डेंगू बुखार में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि इसमें प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होने की वजह से जिस्म पर रैश बन सकते हैं और अगर प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम हो जाएं तो नाक से, मसूड़ों से या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर जहां जख्म हो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, जिस्म पर सुर्ख निशान बनना शुरू हो जाते हैं। डेंगू बुखार की तशखीस कैसे की जाती है? डेंगू बुखार की तशखीस की बात करें तो अगर आपको बुखार है, आपको या आपके डॉक्टर को शक है कि ये डेंगू हो सकता है तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। इसकी तशखीस के लिए मखसूस किस्म के 3 टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, याद रखें। एक होता है NS1 एंटीजन। ये ब्लड के सैंपल से टेस्ट होता है और एंटीजन वायरस का अपना हिस्सा होता है। प्रोटीन होती है जो कि वायरस की होती है। तो बुखार होने के 5 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट होता है उसे डेंगू IgM IgG एंटीबॉडीज टेस्ट कहते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो हमारा जिस्म तैयार करता है उस वायरस या जरासीम के खिलाफ जो बीमारी पैदा कर रहा होता है। तो 5 दिन के बाद ये वाला टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5 दिन के बाद हमारा जिस्म उस वायरस के खिलाफ तकरीबन एंटीबॉडीज तैयार कर सकता है या कर चुका होता है। इसके अलावा एक और बहुत अहम टेस्ट है CBC। डेंगू की तशखीस के लिए CBC का टेस्ट बहुत कॉमनली करवाया जाता है। CBC के बारे में हम सब जानते हैं। इसमें प्लेटलेट्स की क्वांटिटी चेक करनी होती है। आमतौर पर नॉर्मल प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो 1.5 लाख से ऊपर होती है। आम सेहतमंद अफराद में 2.5 लाख से 3 लाख तक या इससे भी ज़्यादा प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। और अगर किसी के 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हों और साथ में अलामात मौजूद हों तो ये शो करता है कि मरीज़ को डेंगू बुखार हो सकता है। फिर इसकी कंफर्मेशन के लिए NS1 या डेंगू IgM जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है वो करवाकर देखा जाता है कि क्या वाक़ई ही डेंगू बुखार है या कोई और मसला है। ये हैं वो टेस्ट जो कि डेंगू की तशख़ीस के लिए किए जाते हैं। अगर आपको या आपके किसी अपने को डेंगू बुखार है या आपको शक है कि उसे डेंगू बुखार हो सकता है तो उसके ये टेस्ट लाज़मी होने चाहिए। अब बात करते हैं डेंगू बुखार के इलाज के बारे में। डेंगू बुखार के इलाज की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो याद रखें, डेंगू बुखार, डेंगू वायरस की कोई ख़ास एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक वजूद में नहीं आई। डेंगू बुखार का इलाज सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव होता है, यानी कि अलामात के मुताबिक उसको मैनेज किया जाता है। वो कैसे? वो ये है कि घर में रेस्ट करना होता है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ORS का इस्तेमाल करना है, कोकोनट का पानी यानी कि नारियल का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, फलों का जूस ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, यानी कि लिक्विड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करनी होती है। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना होता है। सेब का जूस निकाल कर उसमें नींबू निचोड़ कर पीना वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है।
بخار اور جسم درد کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول یعنی کہ پیناڈول وغیرہ، کالپول وغیرہ جو ٹیبلٹ ہیں یا سیرپ ہے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اہم ہے وہ یاد رکھیں کہ ڈینگی بخار میں کبھی بھی آئیبو پروفون اور ایسپرین یعنی کہ ٹیبلٹ بروفین، سیرپ بروفین یا ٹیبلٹ جو ڈسپرین ہے اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ یہ میڈیسن جو ہے وہ بلیڈنگ کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہو جائیں، 20,000 سے بھی کم ہو جائیں تو آپ کو فوراً ہسپتال چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو ڈرپس لگوانی پڑ سکتی ہیں، اور اگر پلیٹلیٹس 10,000 سے بھی کم ہو جائیں تو پھر آپ کو پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بھی لگوانے پڑ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر کی جن پر عمل کر کے ہم ڈینگی سے بچ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو ڈینگی سے بچنے کے لیے چند کام جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے صفائی ستھرائی اور مچھر مار سپرے کا بر وقت استعمال۔ اگر مچھر مار سپرے کا بر وقت آپ استعمال کریں گے، صفائی ستھرائی رکھیں گے تو یہ ہی اس بیماری کو ختم کر سکتی ہے۔ مچھر کے موسم میں خاص طور پر جن دنوں میں مچھر زیادہ ہوتا ہے، مچھر بھگانے والا جو لوشن ہے وہ اپنے جسم پر لازمی استعمال کیا کریں۔ مچھر مارنے والی جو سپرے ہے وہ گھر میں لازمی استعمال کیا کریں۔ گھر میں کسی بھی جگہ پر، خالی جگہ پر پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی والے جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گھر میں مچھردانی کا لازمی استعمال کریں، اور اگر کسی ایک فرد کو ڈینگی ہو جائے تو اسے لازمی مچھردانی میں رکھیں، کیونکہ اب اسے کوئی عام مچھر کاٹنے کے بعد گھر میں کسی دوسرے افراد کو کاٹے گا تو یہ وائرس ڈینگی مریض سے عام مچھر میں داخل ہوگا، پھر اس مچھر سے گھر میں دوسرے افراد کو بھی ڈینگی بخار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک مریض مکمل صحت یاب نہیں ہوتا، گھر کے سارے افراد احتیاط کریں تاکہ مریض سے دوسرے گھر کے افراد کو ڈینگی منتقل نہ ہو سکے۔ ناظرین، ڈینگی سے بچاؤ کا جو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس بیماری کو ہونے ہی نہ دیا جائے، کیونکہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔